नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। ढिलाई ने रोकी विदाई। जी हां, बिल्कुल आपकी ढिलाई और रुक गई कोरोना की विदाई, क्योंकि लोगों ने यह समझ लिया कि दवाई आ गई है, अब ढिलाई कर सकते हैं, कोरोना जा चुका है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। सरकार के बार बार चेताने के बावजूद भी ढिलाई बरती गई, लापरवाही बरती गई और जो कोरोना जा रहा था वो एक बार फिर से वापस आ गया। उसको एक बार फिर वापस आने का बहाना मिल गया और ये सब हुआ है हम सब की लापरवाही की वजह से। ढिलाई ने रोक दी कोरोना की विदाई। कोरोना वायरस की महामारी एक बार फिर रफ्तार पकड़ती दिख रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना से संक्रमण के 16,752 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 113 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान 11,718 संक्रमित उपचार के बाद ठीक हो गए। अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1,10,96,731 पहुंच गई है। अब तक कुल 1,07,75,169 संक्रमित कोरोना को मात भी दे चुके हैं। देश में कोरोना के 1,64,511 एक्टिव केस हैं। इस बीमारी के कारण देश भर में 1,57,051 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 1,43,01,266 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। कोरोना वायरस की तेज रफ्तार से कई राज्य सतर्क हो गए हैं। कई राज्यों ने 5 राज्यों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। जिन 5 राज्यों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है उनमें महाराष्ट्र और केरल के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब भी शामिल है। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आलोक। डॉक्टर आलोक, लगातार ये कहा जा रहा था कि ढिलाई ना बरतें, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि दवाई आ चुकी है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना के आंकड़ों में कमी आती जा रही थी, बावजूद इसके लोग लापरवाह हो गए कहीं ना कहीं और ढिलाई बरती गई। तो इसका आप कारण क्या मानते हैं? जो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 4 दिन से लगातार 16,000 तकरीबन आंकड़े आ रहे हैं, कि जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया तेज हुई है, क्या एक कारण यह भी है या लोग लापरवाह ज्यादा हो चुके हैं? नहीं, देखिए जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि कोरोना की कोई दवाई अवाई नहीं आई है। कोरोना का हमारे पास टीका आया है और टीका से आप अपने को इम्यूनाइज कर रहे हैं, जिसमें समय लगता है। तो कोई भी जो पेंडेमिक होती है, जो पूरे विश्व में एक साथ बीमारी फैलती है, वो एक आध साल में नहीं जाती है। आप अगर स्पेनिश फ्लू को भी देख लें, जो 100 साल पहले आया था, वो भी 1917 शुरू हुआ था, 1919 में समाप्त हुआ था। यानी कोई भी वायरस के जो लाइफ साइकिल होती है कम से कम 2 साल होती है। जैसे ही 1 साल हुआ, कोरोना के केस जो है 10,000 के अंदर आने लगे। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा देश के अंदर 100 से नीचे आ गया। तो लोगों ने जो आप कह रहे हैं ढिलाई, वो वास्तव में ढिलाई कर दी। हमने मास्क लगाना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग करना छोड़ दिया, सैनिटाइज करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपने देखा कि अचानक जो है 8,000 का आंकड़ा 16,000 के आसपास पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट डबल हो गया पिछले 1 हफ्ते के अंदर। और जहां तक इसके सेकंड वेव का सवाल है, तो आप देख रहे हैं तो जो दूसरा स्ट्रेंड आया है, जिसको आप कह सकते हैं N440K या E440K, ये 2 जो म्यूटेबल होके जो कोरोना के वायरस जो भारत में आए हैं। आप सभी जानते हैं कि जो कोरोना का वायरस है वो हिंदुस्तान से उसका जनक नहीं है। वुहान जो चीन से जनक हुआ था, पूरे यूरोप और अमेरिका और विश्व में फैला था, ये वहां से म्यूटेबल होके फिर वापस आ रहा है। आप देखिए, महाराष्ट्र में 8,000 केसेस मिल रहे हैं, केरला में लगभग 3,000 केसेस प्रतिदिन के दर से मिल रहे हैं। कारण ये है कि जो बाहर से विदेशी आ रहे हैं वो मूलतः भारतीय होते हैं, तो वो जब वहां से आते हैं तो उनके साथ ये वायरस आ जाता है, तो वो क्षेत्र के अंदर काफी घुल मिल जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्प्रेडिंग जो पावर्स है वो ज्यादा बढ़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है पूर्ण लॉकडाउन, अमरावती एक शहर है जहाँ पे पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा चुका है। तो इस समय हमको ढिलाई नहीं करनी है, फिर से उन्हीं चीजों का पालन
पालन करना है, जो कि गाइडलाइन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने दी थी हमको। बिल्कुल। डॉक्टर आलोक, जिस तरह से कोरोना के मामले एकदम से डबल हो गए हैं, अब हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि किस तरह से इनको रोकथाम इनकी की जा सके? क्योंकि देखिए, एक बार हम इसको भुगत चुके हैं, जो हम कर सकते थे वो हम कर चुके हैं, जितनी हमें सख्ती हो सकती थी वो भी हम कर चुके हैं, और हमें कोरोना से कैसे बचना है ये भी हमें मालूम है। अब बार बार तो बताया नहीं जाएगा, क्योंकि जिंदगी आपकी है। बावजूद इसके अगर आप लापरवाही बरतेंगे, ढिलाई बरतेंगे, तो उसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। अब जिस तरह से अनलॉक हो रही हैं सब चीजें, बच्चों तक के स्कूल अब खुलने लगे हैं, क्या इन पर फिर से खतरा मंडराने लगेगा? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से आते हैं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मास्क को जो है उसको बहुत ही कंपलसरी कर दिया है, और अगर उस पर फिर से भी जुर्माना कर दिया है। अगर आप जुर्माना नहीं दे पाते हैं तो 10 घंटे की अस्थायी आपको जेल भी हो सकती है। हालांकि ये वाला जो अभी है नियम, उसका कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि जो हम लोग भारतीय हैं उनकी जो मेमोरी होती है बड़ी शॉर्ट होती है। वो हर चीज को बड़ी आसानी से, लापरवाही से टेक इट ग्रांटेड के रूप में लेने लगते हैं, जिसका खामियाजा जो है आप देख रहे हैं कि आंकड़ों के रूप में हम लोग के सामने आता है। तो चूंकि कोरोना का अभी भी कोई भी दवाई नहीं है, केवल एक टीके के रूप में हम लोग को मिला हुआ है, जिसमें आप कह सकते हैं कि उससे हमको कुछ लाभ होगा। इसलिए कोरोना का केवल एकमात्र उपाय है, वो है बचाव। और बचाव के जो मात्र 3 तरीके हैं, अगर हम उसको पालन करते रहेंगे तो कोरोना की भावभीनी विधाई बहुत कायदे से हो जाएगी। वो तीनों उपाय लोगों के जहन में बैठे हुए हैं कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सैनिटाइज करना है, लेकिन हम इन तीनों को ओवरलुक कर रहे हैं, जिसका नतीजा हमको रोज सुबह अखबार में आंकड़ों में देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेश चावला आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार जी। डॉक्टर नरेश चावला जी, जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कुछ दिन पहले जो आंकड़े आ रहे थे उसके जस्ट डबल हो गए हैं, क्या मान लिया जाए कि क्या फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है? और ये डबल क्यों हो रहे हैं? क्या कोई दूसरा वेव आ चुका है या दूसरा स्ट्रेन आ चुका है कोरोना का? देखिए, अच्छा खासा चल रहा था, केसेस ज्यादा थे, हिंदुस्तान में सुधार था जी, सब प्रदेशों में सुधार था जी, लेकिन जो अब देखा गया है तकरीबन पिछले 20-25-30 दिनों से 5 प्रदेश, जिसमें कि मेनली महाराष्ट्र, केरला, जी, झारखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब, इनमें तो केसेस बहुत ही ज्यादा हुए हैं। और इवन एज गुड एज अपनी दिल्ली, जो कि ऑलमोस्ट 100 केसेस पे आ गई थी, अब कल या परसों ऑलमोस्ट 250-300 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। दैट मींस प्रैक्टिकली डबल हो गया है। तो आप कहेंगे इसका महत्व क्या है? 2 महत्व है। एक तो जो आम जनता बिल्कुल ही बेफिक्र हो गई थी, ये रवैया बिल्कुल ही गलत है। मैं कहूंगा कि आपका पूछना कि ये दूसरी वेव है कि नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं यूरोप को, हम देख रहे हैं अमेरिका को, जहां सेकंड वेव आ रही है और काफी नुकसान कर रही है। तो अब हम सबका फर्ज बनता है, और आपके मीडिया के थ्रू मैं लोगों को भी बताना पसंद करूंगा, जो लोगों ने सावधानियां टोटल छोड़ दी थी, वो सरासर गलत है। मैं देखता था, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, दिल्ली में डॉक्टरी प्रैक्टिस करता हूं, तो मुझे देख के बहुत दुख होता है ना। मास्क का इस्तेमाल भी आई वुड से इट वाज रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट 60-70%। और लोग क्या करते थे कि थोड़ी देर लगे उसको हटा लिया, ये गलत था। जो सोशल डिस्टेंसिंग थी, वो क्राउड में ना जाने वाला रवैया था। मैंने देखा बसेस में, मार्केट्स में, मॉल्स में, ऑफिस प्लेसेस में लोगों ने ये बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो मेरे हिसाब से ये पूछना कि ये कोई दूसरी वेव आने वाली है, ये तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहने वाला हूं कि इतनी शांति नहीं रहेगी जितनी शांति बीच में आ गई थी। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि वेव आए या ना आए, हमें अपनी प्रिकॉशंस को नहीं छोड़ना। बिल्कुल, हमें अपने प्रिकॉशंस को तो नहीं छोड़ना है, लेकिन डॉक्टर चावला, जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रियाएं बढ़ गई हैं, हर चीज अनलॉक हो रही है, रेलवे शुरू हो चुका है, बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं, जिम, मॉल वगैरह सब कुछ खोल दिए गए हैं, क्या एक ये भी कारण है क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके जो थे वो फिर से शुरू हो गए हैं और वहां पर भीड़ जुटना इकट्ठी हो गई है? अब आदमी, इंसान बचाव करे तो कब तक कर सकता है? देखिए, मेरे विचार में हो क्या रहा है कि आज से 1 महीना पहले तक इतना सब कुछ अच्छा लग रहा था, लग रहा था सब कुछ खोल दिया जाए।
तो शायद मुझे भी लगता है कि केंद्र की सरकार को भी और शायद प्रदेशों की सरकारों को भी अपने फैसले थोड़ा रिव्यू करने पड़ेंगे। देखिए, इट इज ए वेरी डायनेमिक फैसला। मैंने देखा है महाराष्ट्र के कुछ शहरों में तो शायद उन्होंने लॉकडाउन थोड़ा सा लॉकडाउन नहीं, रात का शुरू भी कर दिया है। तो आई थिंक इट हैज टू बी वेरी डायनेमिक डिसीजंस हैं। तो हमारे विचार में जो एकदम तेजी से सब कुछ खोला जा रहा था उसको रिव्यू करना पड़ेगा, या आने वाले कुछ हफ्तों में हमें आने वाले केस कोरोना के न्यू केसेस का ट्रेंड देखना पड़ेगा। अगर ट्रेंड अपिश रहा तो शायद काफी कुछ रिवर्स करना पड़ सकता है। जहां तक मुझे मालूम है मई में ऑलमोस्ट 10th और 12th की एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं, और दूसरे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी ऑल ओवर इंडिया शुरू हो रहे हैं। अब इससे कितना हम कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट फ्यू वीक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो जनता को एक ही वो दूंगा कि यस, अगर आप चाहते हैं कि देश शांति से आगे बढ़े और सब कुछ रोकना ना पड़े और लॉकडाउन ना लगाना पड़े, तो अगर आप कुछ प्रिकॉशंस, जो कि मेनली वही 3 प्रिकॉशंस, अपने घर से जबरदस्ती मत निकलना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, यूनिवर्सल मास्किंग, और लास्ट अपने हाथों को स्वच्छ रखना, वो अपना सैनिटाइजर यूज करते रहना। अगर ये 4 प्रिकॉशंस यूज करते हैं तो मेरे विचार में जो कार्यक्रम सरकार ने बनाया वो भी चल जाएंगे, और हमें कोरोना के जो आने वाला आतंक जो हमें दिख रहा है उससे हम बच सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर आलोक, जिस तरह से दवाई का जिक्र किया जा रहा है कि टीकाकरण हो रहा है पूरे देश भर में और सबसे तेजी से हिंदुस्तान में टीकाकरण हो रहा है, इसका कितना कुछ फायदा हमें मिल सकता है? देखिए, इसका फायदा तो हम लोग को मिल ही रहा है, क्योंकि हम हर्ड इम्यूनिटी के केस में आए गए हैं, और भारत वर्ष में किसी ना किसी फॉर्म में हम लोग को बीसीजी के टीके रहते हैं, कोई ना कोई इम्यूनाइजेशन हमारे अंदर एंटीबॉडीज रहती हैं। साथ में जो कोरोना का नया जो कोविशील्ड है या आपका वैक्सीन आया है, ये भी काफी असरकारक है, और काफी इसके असर देख रहे हैं। 1.5 करोड़ के आसपास टीके लग चुके हैं, पहले चरण में 3 करोड़ के लगने हैं। तो इससे बहुत ज्यादा जो है फायदा होने वाला था। लेकिन जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि जो हमको प्रिकॉशंस लेने हैं वो हमको लेने ही हैं। हम लोग से जो है थोड़ी सी लापरवाही हो चुकी थी, क्योंकि सरकारों ने भी काफी इतनी सख्ती की थी जिससे कि हिंदुस्तान की जनता उतनी पाबंदी में रहना नहीं चाहती है, इसलिए उसकी भी नाराजगी सरकारों के साथ हो जाती है। लेकिन फिर भी जो है सरकार को सख्त एक्शन लेना ही पड़ेगा, और हम लोग को भी समझना पड़ेगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कम से कम 1 साल हमें इसी के साथ रहना है। और इसके लिए हमको जो है मास्क जो है वो एक कंपलसरी आइटम की तरह हमेशा साथ में रखना पड़ेगा, और सैनिटाइज करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी रखेगी। इस चीज को हमको थोड़ा सा दिमाग में बनाए रखना रहेगा, अपनी जहन में बनाए रखना पड़ेगा कि कोई भी जो वायरस होता है वो खत्म नहीं होता है। हमारे जो पिज्जा है उसमें 200 वायरस ऐसे ही इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं, कोई भी आप पे अटैक कर सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी जरा सी भी ब्रेक होगी। विशेषकर आपने देखा था लगभग 1 साल पहले मार्च के समय, होली के समय पे इसका प्रकोप देखने को मिला है। और वैसे भी आप जानते हैं कि सीजनल फीवर और सीजनल वायरस जो है इसी ह्यूमिडिटी के जब चेंज इन टेम्परेचर होता है उसमें एक्टिव हो जाते हैं। तो कुल मिला के स्थिति हम लोग को समझ आ चुकी है, सब समझदारी से काम करना चाहिए, और जो पालन करने वाली बातें हैं उनका हमें पालन जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला, जिस तरह से वैक्सीनेशन पूरे देश में चल रहा है, इस वैक्सीनेशन से क्या कुछ फायदा होगा? क्योंकि देखिए जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है बावजूद उसके कोरोना बढ़ रहा है, तो ये वैक्सीन किस तरह से काम करती है? सीधा सवाल ये है। क्योंकि 135 करोड़ जनता के पीछे अभी वैक्सीन मात्र 1 करोड़ 20 लाख लग पाए हैं। दैट इज नॉट इवन लेस देन 1%, ऑलमोस्ट 0.8% है, उससे भी कम कहा जाएगा। तो अभी फ्रैंकली, और वैक्सीन लगे हुए समय ज्यादा नहीं हुआ है। अभी जो पहला वैक्सीन, जो पहली डोज लगाई गई है उसको ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के आसपास हुआ है, और कुछ लोगों को लेट लगी होगी, तो अभी वैक्सीन का असर नहीं आया है। तो मेरे विचार में दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। जो वैक्सीन का टारगेट है 30 करोड़ से नेक्स्ट 6 मंथ, वो बाकायदा होना चाहिए। जो वैक्सीन है वो भी काफी कम लग पाई है, तो वो ये बढ़नी चाहिए। धीरे धीरे सारे वर्गों को, अभी तक हेल्थ केयर वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कवर किया गया था। तो जितने भी लोग हैं, जो कहा गया है कि 45 प्लस वाले हैं जो कि कोमोबिलिटीज के साथ हैं, और जो 60 प्लस वाले हैं इवन विदाउट कोमोबिलिटीज, इन सब वर्गों को बहुत ही तेजी से, मेरे हिसाब से बहुत ही सिस्टमेटिक रूप में हमें कवर करना चाहिए। तो जैसा कि कहा गया है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, दवाई भी और कड़ाई भी,
तो दोनों चीजें एक साथ चलें, हमारी प्रिकॉशंस अलग चलें कोरोना की और वैक्सीन अलग चले, अगर ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, मत भूलिए कि ये फरवरी का महीना समाप्त हो चुका है और गर्मियां जैसी स्टार्ट होती हैं हमारे देश में कुछ न कुछ बीमारियां थोड़ी बढ़ती हैं, क्योंकि कीटाणु बहुत तेजी से पनपता है, तो उसको भी मद्देनजर देखिएगा। आने वाले कुछ महीनों बाद आप जानते हैं कि बारिशें शुरू हो जाएंगी, तो हम एज वी नो इट एज क्लिनिशियंस कि फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स डिसीज का ग्राफ थोड़ा ऊंचा उठता है, तो हमें नहीं मालूम कि इसमें कोरोना कैसे बिहेव करने वाला है। बट लेकिन एक बात अवश्य मालूम है, अगर हम अपने बेसिक्स को ठीक रखेंगे, हमारा वैक्सीनेशन प्लान ठीक चल जाए, हमारा प्रिकॉशंस ठीक चल जाए, तो हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैंने लोगों को देखा है, लोग डरते ज्यादा हैं और प्रिकॉशंस कम लेते हैं। इट शुड बी जस्ट द रिवर्स, टेक योर रेगुलर प्रिकॉशंस, उसके बाद आप पैनिकी मत होइएगा, यही आम जनता के लिए अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर नरेश चावला, ये जो वैक्सीन है या जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है अभी हाल ही में, क्या वे लोग भी कोरोना की चपेट में अभी हाल फिलहाल आ सकते हैं कि, और कितने मतलब कब तक ये असर कर पाती है बॉडी में? देखिए, दोनों डोज लगने के बाद, यानी कि दोनों डोज जो कि नॉर्मली 28 दिन के गैप पे लगते हैं, जी। उसके हम नॉर्मली 2-3 हफ्तों बाद समझते हैं कि एक रीजनेबल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और उस पे भी देखिए, जो हमारी वैक्सीन का जो सक्सेस रेट है वो 70 to 90% तक आंका गया है। तो अभी ये देखने की बात है, अभी ये किसी को नहीं मालूम, नंबर 1 कि वैक्सीन कितना असर करेगी, नंबर 2 कितना लंबा असर करेगी। तो इन दोनों चीजों को हम एक तरफ वैक्सीन अवश्य लगवाएं, ट्राई टू बी पॉजिटिव, बट इसकी अभी जांच होना और इसका रिसर्च होना बाकी है कि ये वैक्सीन कितने प्रतिशत लोगों को अच्छा कर पाती है, सीरो कन्वर्जन कर पाती है और कितने समय तक कर पाती है, तो ये अभी देखने की बात। जी बिल्कुल। डॉक्टर आलोक सोती, जिस तरह से पिछली बार कोरोना आया, यही दिन थे लास्ट ईयर जब कोरोना के केस आना शुरू हो चुके थे हिंदुस्तान में और मार्च तक आते आते बहुत ज़्यादा हो गए थे। उस वक्त तक हमको नहीं पता था कि कोरोना से कैसे लड़ना है, ये बीमारी क्या है, इसकी दवा क्या है, कहाँ क्या कुछ होगा। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सबसे पहले एक मरीज को, विदेशी मरीज को ठीक कर दिया गया था कोरोना से, जिसके बाद काफ़ी अच्छा लगा था, एक अच्छी खबर पॉजिटिव आई थी। बावजूद इसके केस बढ़ते गए। अब हम एक फेज कोरोना का देख चुके हैं, थोड़ा बहुत हमें यह अनुभव हो चुका है कि कोरोना से कैसे लड़ना है, क्या दवाइयां इसमें इस्तेमाल करनी है और किस तरह से बचाव करने हैं। बावजूद इसके अब अगर दूसरी वेव जे आती है तो हम इससे लड़ने में कितना % सक्सेस हो पाएंगे, या ये वाली जो वेव है, अगर हम इसको वेव ही कहें या फेज कहें, तो क्या ये भी उतना ही नुकसान करेगा देश में, उतना ही लोगों को प्रभावित कर पाएगा ये? नहीं, उतना तो ये नहीं कर पाएगा दीक्षित जी, क्योंकि हम लोग को 2 चीजें पता चल गई, मेडिकल साइंस को भी पता चल गई कि उनको किस सिस्टम से इसको क्योर करना है अपने पेशेंट को, और साथ में हम लोग को भी पता चल गया है कि इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। दूसरी बात अगर ध्यान दी जाए तो कोरोना कोई के अंदर बहुत ज्यादा मारक क्षमता नहीं है, केवल 1% के अंदर ही ऐसा है जो फैटल होता है जिससे कि कोरोना पीड़ित की मृत्यु हो सकती है। तो कुल मिला के ये, और दूसरी बात ये कि जैसे समय बीता गया, हम भारतीयों के अंदर हार्ड इम्यूनिटी पैदा हो गई है, तो कोरोना से लड़ने की क्षमता तो हम लोग के अंदर पैदा ही हो चुकी है। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि म्यूटेबल होके आ रहा है, जो आ रहा है वो ज्यादा सख्ती से आएगा, क्योंकि डार्विन का नियम है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि अगर 1 साल के अंदर कोरोना कमजोर पड़ा है, उसके बाद से फिर से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ये एक क्राउन है, ग्रुप ऑफ वायरस है, उस वायरस में कौन सा एक्टिवेट हो जाता है इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादातर तो यही देखा गया कि स्वाइन फ्लू का वायरस था, जिसकी सब स्टेट के ऊपर जो है उसको लाइफ लॉन्ग देने के लिए एक्स वायरस और थोड़ा सा मलेरिया का भी वायरस के जो उसमें से कंटेंट वो उसमें दिखाई दिए, जो उसको ऑब्जर्व किया गया, और उसी दवाइयों से भी उनको थोड़ा सा आराम भी मिला था पेशेंट को। लेकिन ओवरऑल चीजें काफी स्टडी हो चुकी हैं और फिजिकली हम लोग हार्ड इम्यूनिटीज में आ चुके हैं, वैक्सीन हम लोग पास ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन फिर भी ये एक पेंडेमिक है और म्यूटेबल है, तो जाहिर सी बात है इससे जो है हमको खिलवाड़ नहीं करना है, लापरवाही नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के चलना है। जो बेसिक 3 बातें हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मास्क का उपयोग कीजिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, कोई भी जो सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, जो खेल कूद का कार्यक्रम हो रहा है, या जो किसान आंदोलन हो रहा है, जहां पे भीड़ इकट्ठा होने की बात है, उससे हम लोग को भी बचना है।
सरकार को भी चाहिए उसमें कुछ ना कुछ जो है कड़ी कार्रवाई करे, जिससे कि इस तरीके की स्थिति ना पैदा हो कि फिर से जो कोरोना है वो, चूंकि तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में जाता है, और डॉक्टर साहब भी सही जानते होंगे कि ये वायरस एक व्यक्ति को होगा तो कम से कम 2 से 3 लोग के लिए स्प्रेड कर जाता है, और ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेसिव सीरीज बन जाती है, जिससे कि काफी लंबी दूर तक जो है ये फैल जाता है। हालांकि ये इसके अंदर बहुत ज्यादा मारक क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी एक समस्या पैदा कर देता है हम भारतीयों के लिए। जी चलिए, डॉक्टर नरेश चावला जी, क्या इसी तरह से आंकड़े बढ़ते रहे तो क्या फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ आसार मुझे नजर नहीं आ रहा है। ना स्थिति बहुत खराब है और ना हम विजुलाइज करते हैं कि ऐसा है। और चूंकि नाउ वी नो हाउ टू टैकल, हमें मालूम है हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी है, तो मैं समझता हूं ऐसे हालात पैदा ना ही हो और ना ही होंगे मेरे विचार में जिसमें कि लॉकडाउन का नंबर आएगा। बट ये स्पष्ट है कि शायद चाहे एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पे थोड़ी सख्ती करे या सिटीजनरी को, आम जनता को हम आह्वान करें मीडिया के थ्रू, अपने अपने काउंसलिंग के थ्रू, कि आम जनता जो खुलेआम एकदम खुला माहौल हो गया था उसको थोड़ा सा रिवर्स करने की जरूरत है। सड़कों पे जो भीड़ भाड़ बढ़ गई थी, मार्केट्स में जो भीड़ भाड़ बहुत बढ़ गई थी, बसों में मैंने देखा है, बस स्टैंड पे मैंने देखा है कि कुछ है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सख्ती करनी चाहिए। उसके लिए शायद कुछ समय के अंदर अंदर हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सिटी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा करे, राज्य सरकार कुछ भी करे कि थोड़ी सी मेरे विचार में गाइडेंस की और सख्ती की जरूरत है ताकि लॉकडाउन का नंबर ही ना आए। तो आई वुड से लॉकडाउन को सोचने से भी पहले अगर हम ये थोड़े से कड़े कदम उठा लेंगे तो लॉकडाउन का नंबर नहीं आएगा। बिल्कुल, यानी कि लॉकडाउन से पहले ही हमें जो हमारी लापरवाही है उसको समझना होगा, उसमें कमी लानी पड़ेगी, जो प्रिकॉशंस हैं उनको हमें अपनाना ही पड़ेगा। अब तो ये शायद मुझे लगता है डॉक्टर आलोक, जो ये प्रिकॉशंस है ये तो अब लाइफ टाइम हमें अपना लेना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ कोरोना से बल्कि और भी ऐसे वायरस थे जिनके प्रति अब तक हम लापरवाह थे, जानकारी नहीं थी, उनसे भी इसका बचाव होगा। और जो वक्त चल रहा है इस समय ऐसे वायरस ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। केवल वायरस ही नहीं, अगर आप देखिए हमारे आसपास पोल्यूशन कितना हो गया है, हमारे पास जो वाहन है उनसे निकलने वाला धुआं जो है, जो हमारी सांस के थ्रू लंग्स में जाता है और बाद में जो है कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये उस समय हम लोग ऑड मैन आउट लगता था, इसलिए मास्क का उपयोग नहीं करते थे। कोरोना ने हमको मास्क का उपयोग करना सिखा दिया, तो हमको तो सबसे अच्छा पॉल्यूशन से निजात पाने के लिए ये हमको एक अच्छा तरीका लग रहा है। तो इसलिए इस प्रकार की चीजों को हमको कंटिन्यू करना चाहिए। वैसे भी आप जानते हैं कि हेल्दी लाइफ जीने के लिए सैनिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग जब भी कहीं बाहर से आते हैं या कोई ऐसी स्थिति होती है, हाथ धोने की परिस्थिति नहीं होती, तब भी हम लोग जो है खाना खा लेते हैं, उससे जो है कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर पेट में चला जाता है। तो कुल मिला के इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम मास्क का उपयोग करेंगे तो आप केवल कोरोना वायरस से नहीं, तमाम और वायरस और पोल्यूशन जो है, जो हमारे हिंदुस्तान में काफी हो गया, उससे बच सकते हैं। हाथ साफ होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आप खाना खाएंगे वो भी आपके पास स्वस्थ ही जाएगा। और सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना चाहिए जब तक कि कोरोना हमारे पास नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत जो है विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला है, डेंसिटी वाइज यहाँ पे संसाधनों की कमी है, और ये मजबूरी है कि लोगों को बस में चलना ही पड़ेगा, और बस में भीड़ होगी तो या ट्रेन में चलना होगा, वहां पे भीड़ होगी, तो हम लोग बचाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए मास्क का हम लोग, जैसा आप कह रहे हैं कि मास्क हमेशा ही पहनना चाहिए, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, सही सोच रहे हैं। उन मास्कों को हम लोग कर सकते हैं। और आपने देखा कि हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर होने की स्थिति में आपने देखा कि जब कोरोना आया था तो ना हम लोग पास मास्क था, ना सैनिटाइजेशन था, ना हमारे पास जो है ये आपके पास वेंटिलेटर्स थे। लेकिन धीरे से 1 साल के अंदर इन सब में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं, और आप देख रहे हैं कि एक 3 रुपए में एक अच्छा सा मास्क आ जाता है जिसका आदमी प्रतिदिन के हिसाब से उपयोग कर सकता है। तो कुल मिला के स्थितियां जो है कंट्रोल में है, हालांकि तनावपूर्ण है, इस बात को हम लोग को समझना चाहिए। चलिए, डॉक्टर नरेश चावला जी, जिस तरह से अभी ये कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, अभी हाल ही में बच्चों के भी स्कूल खुले थे, और जैसा कि अभी आपने कहा कि आगे एग्जामिनेशन का दौर भी चलेगा, टाइम भी वही आ रहा है, तो क्या इसको लेकर दोबारा से अपना जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है उसको फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है? क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो इतनी प्रिकॉशंस भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी सोशल डिस्टेंस भी नहीं मेंटेन कर सकते हैं, और बच्चों को समझाना भी आसान नहीं होता।
बताए जा चुके हैं उनमें तो कोरोना अच्छा खासा चल ही रहा है, मगर अगर बाकी स्टेट्स में भी स्टार्ट हुआ और जैसे कि दिल्ली स्टेट में जैसे कि भी यहाँ कम है और ये बढ़ता नजर आया, तो शायद सरकार को अपना फैसला रिव्यू करना पड़ सकता है। बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हुआ क्या था, जो ये फैसले हैं ये पिछले 2-3 महीनों की परफॉर्मेंस के हिसाब से लिए गए थे, क्योंकि दिसंबर ऑनवर्ड्स केस बहुत कम होते जा रहे थे। लेकिन जो पिछले 20-25 दिन में तब्दीलियां आई हैं जिसमें केसेस बढ़ रहे हैं, अगर ये केस इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो आई एम श्योर गवर्नमेंट विल हैव टू रिव्यू ऑल इट्स डिसीजंस। जो चीजें खोली जा रही थी जी, कैपेसिटी थी आधी की पूरी कर दी गई थी, और जो स्कूल्स और कॉलेजेस अब दोबारा से धीरे धीरे खोले जा रहे थे, ये फैसला उनको डायनेमिकली अपना रिव्यू करना पड़ सकता है। तो ये सब मेरे विचार में शायद अगले 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर हमें पता चल जाएगा ये कैसा है। तभी मैं जनता से यही आह्वान करूंगा कि नॉट ओनली मास्किंग को एक टास्क मत समझिएगा, मास्किंग को एक जीवन शैली के रूप में स्वीकार कीजिएगा। और ये सब प्रिकॉशंस मैंने देखा था जापानीज सोसाइटी में, इवन यूरोपियन सोसाइटीज में, ये उनकी एक आदत बन चुकी थी। तो हम हिंदुस्तानियों को भी इस सख्ती का दौर देखते हुए अगर इसको हम अपनी एक आदत बना लें, तो ये हमारा एक जीवन शैली में जो एक इजाफा आएगा, उससे हम बीमारी से बचना तो लाजमी होगा ही होगा। और अदरवाइज न केवल ये कोरोना से आने वाले कितने कोरोना आने वाले हैं किसको क्या पता, जी जी, हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर ये जीवन शैली सुधर जाएगी तो इससे हमारे हर देशवासी का भी फायदा होगा और हमारे देश का ओवरऑल फायदा भी होगा। बिल्कुल डॉक्टर आलोक, जिस तरह से अभी मामले बढ़ गए हैं, अब क्या आपको लगता है कि इस वक्त अपने जो डिसीजन थे सरकार को उनको रिव्यू करना यही सही वक्त है, ताकि इन मामलों को और ना बढ़ने दिया जाए, लोगों को और जागरूक करने की इस वक्त जरूरत है? क्योंकि जागरूक तो देखिए 1 साल में बहुत हो चुके हैं, लेकिन अब कमी कहाँ रह गई है, उस पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कक्षा 1 के स्कूल खुलने से बच्चों के 1 मार्च से, जहां तक हमको जानकारी है, वो डेट बढ़ा के 1 अप्रैल सरकार ने शासन में कर दी है। तो ऐसे स्थितियां जो है हम प्रत्येक सरकारों को लेना पड़ेगा। उनके पास अपनी जो है स्वास्थ्य समितियां होंगी और उनके जो चीफ सेक्रेटरीज होंगे वो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, उनके जो प्रधान सचिव जो हेल्थ होंगे वो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे और समय समय पे जो है इसकी डिसीजंस ले रहे होंगे। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते हैं और उनके अंदर उतनी हार्ड इम्यूनिटीज भी नहीं होती हैं, वो ज्यादा फिजाइल होते हैं, उनके ऊपर वायरस का खतरा ज्यादा हो सकता है। तो अगर वो बस में बैठ के या अपनी टेम्पो में बैठ के जब स्कूल आएंगे तो ऐसी सूरत हाल में उनके ऊपर जो है वायरस का खतरा ज्यादा हो सकता है। तो हमें लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो चाहे आपके राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे दिल्ली की हो, उनकी सबकी निगाह रखी हुई है। विशेषकर इसमें स्कूल इंडस्ट्री जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वहीं पे जो है क्लस्टर बनता है, सबसे ज्यादा बच्चे वहीं रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वहीं पे पालन नहीं हो सकती है। इन सब चीजों को देखते हुए तो आपने देखा कि केवल कक्षा 9 से लेकर 12 तक के ही स्कूल खोले गए हैं, बाकी बच्चों के लिए धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। उसमें भी काफी कड़े नियम है, एक साथ सारे बच्चे नहीं बुलाए जा रहे हैं। कक्षा के अंदर 10 या 15 बच्चे बैठ सकते हैं, तो अल्टरनेट करके उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो छोटे बच्चों की जहां तक बात है, हमको लगता है कि इस महीने मार्च में भी उनको स्कूल पे प्रवेश नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। अब हमें चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर नजीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आलोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी अमूल्य जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बता दें कि ढिलाई आपने बरती तो कोरोना की रुक गई विदाई, क्योंकि ढिलाई अगर हम बरतते हैं तो कोरोना देखिए फिर से वापस आने लगा है, आंकड़े फिर से बढ़ने लगे, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल से बाहर नहीं है। और अगर हम इसी तरह से लापरवाही करते रहे तो शायद स्थिति कंट्रोल से फिर से बाहर हो जाएगी। हमें सावधानी बरतनी है। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।